तो कुछ लोग कहते हैं आजकल कि कलयुग है, मैं कहता हूं कि ये कलम युग है। हम लोग जब डर के घरों में बैठ जाएंगे तो ये अधिकार भी हमारा चला जाएगा। जिंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। संविधान हमें दिमागी ताकत देता है। ये लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जा सकती है, ये लड़ाई विचारों से जीती जा सकती है, कलम से जीती जा सकती है। इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बगैर संविधान के बेहतर जिंदगी नहीं जी सकता है। जो लोग सड़क बनाता है उसके पास गाड़ी नहीं है, जो बिल्डिंगें बनाता है उसके पास घर नहीं है। अपनी पार्टी को जिसको मन है उसको वोट देना चाहते हैं, लेकिन हम वोट मशीन में डाल रहे हैं, पता नहीं वो मशीन किसको वोट दे रहा है। कि हमने उनकी भी कब्रें देखी हैं जो इस डर से घरों से नहीं निकले कि हम मारे जाएंगे। संविधान की वजह से और बहुजन महापुरुषों की वजह से है, और ये पूरी जिंदगी में उनके काम में लगाऊंगा। मुझे जेल जाना पड़े तो संविधान बचाने के लिए जेल जाना पड़े। जिस दिन ये संविधान पूरी तरह से लागू हो गया उस दिन इस देश से गरीबी, भ्रष्टाचार, भेदभाव, छुआछूत, महिलाओं पर अत्याचार, जाति धर्म के नाम पर अत्याचार सब खत्म हो जाएगा। लिख लीजिए आप, संविधान है तो हम हैं, और जब तक हम रहेंगे इस संविधान को बचाएंगे, ये वादा करते हैं आपसे। सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। देखिए, आदमी सब एक ही जैसा होता है, एक ही तरह के हाड़ मांस के बने होते हैं। आप अपने जीवन में क्या करते हैं वो बड़ा मायने रखता है। आप दुनिया में किसी को ना ऐसा मत बनाइए कि कोई मतलब अलग है। हम सब एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह के बने हैं, और हर आदमी को उसके काम से परखिए कि उसका काम क्या है। जो अच्छा काम है तो सब अच्छे हैं। जो लोग देर अभी रात के 9 बजने वाले हैं और आप जो लोग यहाँ मौजूद हैं, खासकर महिलाएं और युवा लोग मौजूद हैं जो वहां बैठे हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग भी यहाँ हैं वो सबसे जागरूक लोग हैं इस देश का। मुझे पता है जो यहाँ बैठा हुआ है अभी वो सबसे जागरूक लोग हैं, सबसे संवेदनशील लोग हैं और सबसे समझदार लोग हैं आप। और जिन लोगों ने इसका आयोजन किया है संविधान का, संविधान आज जो हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, जो 26 नवंबर को संविधान बाबा साहब ने सौंपा, उसके बाद 1950 में वो स्वीकृत हुआ। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मोटा मोटी दो तीन बातें कहूंगा कि हम सब लोग संविधान क्यों जरूरी है और इसका कितना फायदा है। और मैं आपको वही बातें बताऊंगा जिससे सचमुच मुझे फायदा हुआ है। और कोई माने ना माने, किसी को ना हुआ हो फायदा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आज मैं जो भी हूं आपके सामने, मैं बिहार में पैदा हुआ, दिल्ली में रहता हूं, आज आपके सामने बोल रहा हूं, तो वो संविधान की ताकत है। और मैं इस 10-20 मिनट की बातचीत में ये भी साबित कर दूंगा कि अगर संविधान न होता तो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसके शरीर पर न कपड़ा होता, न उनका सम्मान होता, और न एक बेहतर जीवन जी रहे होते। आज इस कार्यक्रम में कोई आए ना आए, कैसे संविधान ने हमारी जिंदगी को बदला है और हमें उससे क्या फायदा है, मैं इस पर बात करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ जो लोग भी हैं वो सब समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस कैसे हम लोगों को इस लड़ाई को आगे ले जाना है, कैसे संविधान का फायदा ज्यादा लोगों को मिले, जो पीछे छूट गए हैं लोग, उनको कैसे इसमें जोड़ें, हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो एक बार फिर से सब लोगों को जय संविधान, जय भारत, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहें। आप सोचिए, इस देश में एक ऐसा भी दौर था जब भारत सोने की चिड़िया थी, बहुत अच्छे राजा हुए, सम्राट अशोक जैसे राजा हुए जिनमें दया करुणा आई, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा हुए, शिवाजी महाराज हुए, इस देश में तमाम महापुरुष हुए, चाहे वो गुरु घासीदास हो, कबीर हो, रविदास महाराज हो, ये सब बड़े समाज सुधारक हुए। एक समय था जब सचमुच ये सोने की चिड़िया थी। दुनिया में 2-3 ही सभ्यताएं थी
लेकिन ज्यादा मैं आपको मेसोपोटामिया, हड़प्पा और मोहनजोदारो की सभ्यता में नहीं ले जाऊंगा। मैं मोटा मोटी बातें वही 2-3 हजार साल पहले तक ये देश सोने की चिड़िया थी, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। मैं उसी मगध की धरती से हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय है जहाँ। मैं उसी वैशाली में पैदा हुआ जहाँ भगवान बुद्ध ने बहुत लंबा वर्षावास भी किया है। मैं उसी मगध और श्रावस्ती और मगध के इलाके में पैदा हुआ, ये मेरी खुशनसीबी है। आप लोग उस मध्य प्रदेश से हैं जहां बाबा साहब जन्म लिए, बगल में महाराष्ट्र है। तो उस समय सचमुच सोचिए, जब दुनिया अच्छे से कपड़ा पहनना नहीं जानती थी, नदी नाला नहीं था, तालाब नहीं थे, पानी कैसे पीना है, कपड़ा कैसे पहनना है, तब भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। लगभग 17-18 यूनिवर्सिटियां तो अभी तक खुदाई में मिली है, और दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। दुनिया भर के हिंसान सबने लिखा है, मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास है जो पत्थरों पर लिखा हुआ है सम्राट अशोक के समय से। समय बदला, हालात बदले, इस देश में धीरे धीरे अंधविश्वास का बढ़ावा हुआ, प्रथाएं आई, तमाम तरह के राजा हुए, कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ नीचे गिरा। 16वीं-17वीं शताब्दी में दुनिया भर में औद्योगिक क्रांति हुई, साइंस आया, मेडिकल क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, विज्ञान पनप रहा था। तब हमारे देश में अंधविश्वास और कुरीतियों का बोलबाला था। एक ऐसा दौर आया 12वीं 15वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, जब जब डैम बनते थे तो बच्चों को उसमें बलि दी जाती थी, तमाम कुरीतियां थी, महिलाओं को मारा जाता था, बच्चों को मार दिया जाता था, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं थी जहां महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। उसके बाद पढ़ने लिखने पर रोक लगा दिया गया, सबको राजकाज पर रोक लगा दिया गया, तमाम तरह की बंदिशें आई। आप सब जानते हैं किस तरह से मनुवादी व्यवस्था इस देश में कायम हो गया था, और उससे देश कमजोर हुआ। मुट्ठी भर लोग पढ़ेंगे, मुट्ठी भर लोग राज करेंगे, मुट्ठी भर लोग व्यापार करेंगे, और बाकी सबको मजदूर बना दिया गया। ये सब चल रहा था। फिर अंग्रेज आया, उसने भी देश को लूटा। उसी बीच में साहू जी महाराज भी जैसे राजा हुए और बाबा साहेब धरती पर आए। उन्होंने दुनिया भर में जाकर फिर से अध्ययन किया, और आज जो हम बैठे हैं, आज जो फिर से भारत एक मजबूत भारत बन रहा है, वो सब बाबा साहेब के इस संविधान की वजह से है। आप यकीन मानिए कि अगर 75 साल में जो देश ने तरक्की की है फिर से, और ये जो जाति धर्म की दीवार टूटी है, आज जो भाईचारा है लोगों में, और सबसे ज्यादा इस देश की जो आधी आबादी महिला है, यकीन मानिए अगर ये संविधान न होता, वोट का अधिकार न होता, तो इस देश में महिलाएं कम से कम एसपी, डीएम, कलेक्टर, राष्ट्रपति तो नहीं बन पाती, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाती। संविधान ने, बहुत लोगों को संविधान से दिक्कत है, बहुत लोग संविधान को कॉपी पेस्ट कहते हैं लोग जिनके दिमाग में आज भी जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर मनुवाद भरा हुआ है, जो अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं। लेकिन यकीन मानिए भारत का संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके लिए तो वो एक संजीवनी, मतलब अमृत से कम नहीं है। इस देश में अगर संविधान न होता तो इस देश की महिलाओं को वो अधिकार न मिलता जो अब तक मिला है, आगे और देने की जरूरत है। तो कल ही मैं किसी का सुन रहा था, किसी ने कहा कि महिलाओं के साथ इस देश में अगर कोई खड़ा है तो वो संविधान है, जो मजबूती से खड़ा है। अब ये संविधान कैसे जीवन बदलता है सोचिए। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, हम पढ़े लिखे, नौकरी में जाएं, व्यापार करें, बिजनेस करें, गाड़ी हो, अच्छी जिंदगी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये काम संविधान ने बहुत ही अच्छे से किया है, और संविधान की वजह से ही आज हम इस तरह से बैठे हुए हैं, और कोई हमें मार नहीं सकता है, गाली नहीं दे सकता है।
तो भारत का संविधान इसलिए जरूरी है कि आप अगर आज अमीर होना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई का आपका कोई भी लक्ष्य है, कोई भी सपना है, यहां तक कि आप कोई धार्मिक गुरु भी हैं, किसी भी धर्म को मानते हो आप, आपका धर्म भी तभी सुरक्षित है जब ये संविधान है। नहीं तो दुनिया में देखा गया है कि जिस धर्म की ज्यादा संख्या होती है वो कम संख्या वाले धर्म वाले लोगों को खत्म कर देता है, उसका धर्म भी खत्म कर देता है, उन लोगों को भी खत्म कर देता है। लेकिन भारत का संविधान अगर आप धार्मिक भी हैं तो आपको आपके धर्म की सुरक्षा देता है और आपके धार्मिक मान्यताओं को मजबूत करता है, बस एक शर्त के साथ कि आपका जो धार्मिक सोच है, जो धर्म है, वो किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, किसी दूसरे को नीच न दिखाए, किसी दूसरे का अधिकार न छीने। भारत का संविधान जब हम गर्भ में आते हैं, मां के गर्भ में, वहां से हमें सुरक्षित करना शुरू कर देता है। और यकीन मानिए आप लोग, बहुत लोगों को लगता है कि संविधान ने हमें क्या दिया इस देश में। मैं चूंकि पत्रकार हूं तो मैं थोड़ा सा वो बात बताऊंगा, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, अब तो खैर 10 साल से नहीं देख रहा हूं, 26 जनवरी और 15 अगस्त को अखबार में खबरें छपती थी कि लोकतंत्र से हमें क्या मिला, गरीबी नहीं दूर हुई, महंगाई नहीं दूर हुई, संविधान ने हमें क्या दिया। तो हम लोग को उतनी समझ नहीं थी, तो लगता था कि ये सही लिख रहा है। अब पता चल रहा है कि इस देश में जो जातिवादी मनुवादी सोच के 15% लोग हैं, 10% लोग हैं, कम आबादी है उनकी, बहुत कम, 10-15% भी नहीं होंगे, 2-4% होंगे, जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है, वो दरअसल लोकतंत्र और संविधान से नफरत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि संविधान की वजह से जो मैं जाति के नाम पर सबसे अच्छा महसूस करता था वो खत्म हो गया है, महिलाएं जिनको हम गुलाम बना के रखते थे वो खत्म हो गया, और आज भी वो कोशिश कर रहे हैं इस काम को। तो संविधान ना होता तो ये संभव नहीं था। लेकिन अब सोचिए, संविधान की वजह से ही हमारी सारी सुरक्षा है। और एक पिछले वाले जज थे, उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि अगर हम सब ने मिलकर संविधान को बचा लिया तो संविधान हमें जरूर बचाएगा। लेकिन एक बात है, ये दुर्भाग्य है हमारा कि 75 साल में जो लोग संविधान की वजह से सारे बड़े पदों पर बैठे हैं, कोई राष्ट्रपति बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, जज बन रहा है, चपरासी बन रहा है या चीफ जस्टिस बन रहा है, वो संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं कर रहा है, जबकि वो संविधान से चुनकर आ रहा है। आप यकीन मानिए, कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए इस देश में और अगर वो संविधान को पूरी तरह से लागू कर दे तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी और ये देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो जाएगा। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि आपको अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहकर विज्ञान की तरफ बढ़ना है। आज सोचिए हमारा जीवन कैसे बेहतर हुआ है। कुछ लोग कहते हैं आजकल कि कलयुग है, मैं कहता हूं कि एक कलम युग है, सबको पढ़ने का अधिकार मिला है। आप सोचिए, पहले लोग बच्चे ज्यादा मरते थे, आज विज्ञान आया, दवाई आई, बच्चे ज्यादा बच रहे हैं। पहले प्रसव के दौरान महिलाएं ज्यादा मरती थी, आज डॉक्टर है, अस्पताल है, तो महिलाओं की जिंदगी बेहतर हुई है। सच है। पहले सबसे ज्यादा गरीबी थी। हम लोग जब पैदा हुए, जब बड़े हो रहे थे तो खाना नहीं था। 80 के दशक में हमारे बाप दादा जब बड़े हो रहे थे तो खासकर जो SC ST OBC के लोग हैं, किसान हैं, उनके पास घर नहीं था। आज कम से कम सबके पास छत तो है। सबका मतलब सबके पास नहीं है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको मैं एक आंकड़ा दूंगा तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। इस देश में आज भी 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, और वो कौन लोग हैं उनको अगर संविधान वाला नाम से मैं बताऊं, जो हमारा संवैधानिक नाम है, एक SC ST OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक,
40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सड़क के किनारे, नालों में जीवन गुजारते हैं। उनके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, वो सस्ता मजदूर भी नहीं है। ये जो भीख मांगते हुए लोग दिख रहे हैं, नदी आप शहर जाइए, गांव जाइए, ऐसे 40 करोड़ लोग हैं, वो बेचारे वोट भी नहीं डाल पाते हैं। उनको लिए भी ये संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको खाना, कपड़ा, घर मुहैया कराए। नहीं हो रहा है, क्योंकि लागू करने वाला ईमानदार नहीं है। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन की लाइन में लग रहे हैं, वो भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। उनको सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल की जरूरत है ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो, लेकिन वो भी स्थिति खराब हो रही है। हो सकता है कि मेरी इस बातचीत में आपको बहुत मजा नहीं आए, लेकिन ये बहुत जरूरी बातचीत है, क्योंकि ताली बजवाना, शेरो शायरी ये सब लोग करते रहते हैं, मुझे थोड़ा कम आता है। मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग सजग लोग हैं, सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये बात समाज में बात करने की जरूरत है। 40 करोड़ लोग वैसे हैं जो अभी हाशिए पर हैं, वो अभी वोट देने के लाइन में भी नहीं आए हैं। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहे हैं। उनके पास रहने के लिए छत तो है, लेकिन वो सस्ता मजदूर हैं। उनके बच्चे आज भी सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल के सहारे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल बंद हो रहे हैं। ये जो जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में सब पढ़े लिखे और मजबूत हो, और वो सब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। तो 40 करोड़ और 80 करोड़, 120 करोड़ लोग तो खेल से बाहर हो रहे हैं। 15 करोड़ लोग हमारे आपके जैसे हैं जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। जो लोग आप मंच सोफे पर बैठी हुई है या मैं यहां से भाषण दे रहा हूं, ऐसे सिर्फ 15 करोड़ लोग हैं। और जो जातिवादी, मनुवादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये 15 करोड़ भी सिस्टम से बाहर हो जाए, और हो जाएंगे हम लोग। जो स्थिति बन रही है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, पाखंडवाद, जातिवाद और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी स्कूल खत्म हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल खत्म हो रहे हैं, और वोट को लेकर कितना कंफ्यूजन है आप जान ही रहे हैं। इस देश में मैं ईमान, देखिए, डर से मैं ईमान की बात ना करूं तो ये नाइंसाफी होगी। सच्चाई ये है कि आज हम वोट दे रहे हैं, वो जा कहां रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा है। भारत के संविधान में जो सबसे बड़ी ताकत है, अगर मैं संविधान की बात कर रहा हूं, और जिस एक हथियार से, जिस एक ताकत से हमें ये सारी सुविधाएं मिल रही है, उस पर बात ना करें तो ये बेईमानी होगी, चोरी होगी। भारत के संविधान में जो सबको एक बड़ा अधिकार मिला है, वो वोट का अधिकार है। इस देश में बाबा साहब ने कहा कि वोट से लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे, और वोट चोरी हो रही है, ये सारे सबूत सामने आ रहे हैं। और जिस दिन, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो वोट का अधिकार है, ये जिस दिन हमारे हाथ से चला गया, जो जाता दिख रहा है, तो यकीन मानिए फिर इस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वही एक अंतिम अधिकार है, क्योंकि उसी अधिकार की वजह से इस देश के 90% लोगों के पास न जमीनें हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं। आप लोग को लगता होगा, मैं आपको बता रहा हूं सच्चाई। इस देश का बिजनेस, सारे बड़े शहर, सारी बड़ी नौकरियां, ये सब 10% लोगों के पास है। 90% लोग अभी कोशिश कर रहे थे उस सिस्टम का हिस्सा बनने का, ये कलेक्टर, जज बनने का, और अब बेईमानी शुरू हो गई। तो ये जो हम जैसे लोग हैं, जिनको संविधान से ताकत मिली, पढ़ाई लिखाई करके सिस्टम का हिस्सा बने, हम लोग जब डर के घरों में बैठ जाएंगे तो ये अधिकार भी हमारा चला जाएगा। और बाबा साहब ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, बड़ी कुर्बानी दी है, अपने बच्चे गंवाए हैं, तब जाकर वो संविधान और हमें अधिकार दिला पाए हैं। और अगर वोट का अधिकार खत्म हो गया, जो होता दिख रहा है, तो समझिए उसी दिन संविधान भी खत्म हो जाएगा।
इस देश के 90% लोग, और देखिए सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये लड़ाई वही लड़ सकता है जो पढ़ा लिखा है, क्योंकि ये जातिवाद, मनुवाद, ये उसको समझ में नहीं आएगा जो स्कूल कॉलेज नहीं गया है। हम लोग भी जब तक स्कूल कॉलेज नहीं गए थे ये समझ में नहीं आता था। ये बहुत महीन बीमारी है। बाबा साहब इसलिए समझ पाए क्योंकि वो विदेश पढ़ने गए। हम भी तब समझ पाते हैं जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इस देश के जातिवादी, मनुवादी इतने बेईमान हैं कि संविधान है, संविधान आज भी कम से कम लागू है, उसका डर है, थाना है, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, तब भी ये जातिवादी लोग बेईमानी करने से बाज नहीं आते हैं। एक मैं उदाहरण देकर समझाऊं। ये जातिवादी, मनुवादी लोग हैं, इस देश में आईएएस की नौकरी अच्छी नौकरी मानी जाती है। अब मजबूरी है कि उसको ये लोग उस भर्ती को रोक नहीं सकते हैं। आईएएस की वैकेंसी हर साल आती है, यूपीएससी, वहां भी SC ST OBC का रिजर्वेशन है। उसके बाद ये लोग कैसे बेईमानी करते हैं सोचो। अभी हम मध्य प्रदेश में है, यहां अभी 100-150 जजों की भर्ती आई थी, आप लोग को पता होगा शायद। उस जज की भर्ती में आदिवासी बच्चों को 0.5, 0.2, 0.2 नंबर से करके बाहर कर दिया गया। 122 सीटें बैकलॉग रह गई। पता है लोग कैसे इंटरव्यू में बेईमानी करते हैं? जैसे जान जाएंगे कि मैं SC ST OBC हूं और आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपसे सवाल पूछेगा जिसके दिमाग में जातिवाद है कि चेकोस्लोवाकिया के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ। आप क्या बोलिएगा? आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन वही उसके जात का आदमी आएगा तो उससे पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ, बोल देगा। तो ये जो आप सोचिए, अगर सवाल हमसे पूछे कि चेकोस्लोवाकिया के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ तो उससे भी यही सवाल पूछना चाहिए था? तो नहीं, सवाल अलग होता है। इंटरव्यू में मेरी मर्जी, मैं जो सवाल पूछूं। आप इंटरव्यू देने जाइएगा, जातिवादी लोग क्या कहेंगे? अच्छा मेरे मामा जी का नाम बताओ। अब मैं तुम्हारे मामा जी का नाम कैसे जानूंगा? और जब उनकी जात वाला आएगा तो कहेगा अपने मामा जी का नाम बताओ। ये मैं भुक्तभोगी हूं, मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। IIS बोलते हैं उसको, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए। 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। ये बहुत महीन जातिवाद है। और हमारे बच्चों, आप जानते हैं जातिवाद की खूबसूरती बता रहा हूं। अब जातिवाद गांव में नहीं है, और जो गांव में जातिवाद कर रहा है वो मर भी रहा है, जेल भी जा रहा है। अब जातिवाद शहरों में हो रहा है। जातिवाद मीडिया में है, स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है। बताइए, दलित समाज के एक जज पर जूता फेंक दिया गया। आज भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपने जज नहीं है। आजादी के 75 साल बाद भी सोचिए, संविधान के नाम पर देश चल रहा है, हम अभी वोट डाल रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि जो लोग घरों में बैठे हैं, दलित पिछड़ा, नौकरी करके या कुछ बिजनेस करके कुछ पैसा कमा के, उनको लगता है कि हम सब अपने किए हैं। अरे भाई साहब, संविधान है इसलिए बचे हुए हो। जिस दिन संविधान खत्म हो गया ना, उस दिन आप फिर से वहीं आ जाओगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग संविधान को बचाएं, और संविधान को बचाने के लिए वोट की ताकत को बचाना जरूरी है। जिस दिन ये चला गया, दोनों जो जा रहा है धीरे धीरे, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और मैं आपको सच न बताऊं तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी, चोरी होगी। सचमुच संविधान खतरे में है। आज भी इस देश की सच्चाई है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी FIR नहीं दर्ज करा सकता है। आज भी इस देश की सच्चाई है कि दलित, पिछड़ा जो नौकरी कर रहे हैं, जो भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक नौकरी कर रहा है, उससे पूछिए कि क्या तुम अपने सम्मान के साथ नौकरी कर रहे हो? उनको रोज ह्यूमिलिएट किया जाता है, वो रोज नौकरी बचाने में लगे रहते हैं। क्योंकि जातिवाद का मतलब ही होता है
कि तुम मजदूर थे, नीचे बैठते थे, बराबरी में कैसे बैठ गए। मध्य प्रदेश में एक डीएम है दलित समाज के, कल उन्होंने एक बयान दे दिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसी मध्य प्रदेश के एक ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि 27% रिजर्वेशन लागू करेंगे, उनको गालियां दी जा रही थी। आपके पास एक भी पत्रकार नहीं है जो आपके साथ इस तरह की बातें शेयर करे। पत्रकार क्या होता है? वॉच डॉग। हर आदमी का अपना काम है, लेकिन उसे पता चलते रहना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब ने जो कहा है ना कि जिंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे जो लोग इस रेस में पीछे छूट गए हैं उनका हाथ थामे, उनको स्कूल तक पहुंचाए, कॉलेज पहुंचाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है बेहतर इंसान बनने का और इज्जत से जीने का पढ़ाई के अलावा। जब पढ़ाई लिखाई होगी तभी नौकरी व्यापार होगा, तभी जीवन बेहतर होगा। मैं कह रहा हूं बाबा साहब का जो मेहनत था, जो उनकी लड़ाई थी, जो उन्होंने हमें संविधान दिया, हम लोग तो उसका फसल काट के आज यहां हैं। मुझे डर है कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं और बहुत बदतर हो रहे हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप भी जिम्मेदार है। जो बहुजन समाज के नेता हैं उनको एकजुट होने की जरूरत है। अगर वो एकजुट नहीं होंगे तो यकीन मानिए कुछ दिन में उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। हम बहुत ट्रांजिशन के फेज से निकल रहे हैं, बहुत खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं पत्रकार होने के बाद दुनिया भर की बेचैनी लेकर जी रहा हूं। मुझे रोज सैकड़ों कॉल्स आते हैं। इस देश का कोई भी दलित पिछड़ा, चाहे वो आईआईटी में हो, आईआईएम में हो, बिजनेस में हो, उससे पूछिए कि तुम्हारे साथ रोज किस तरह का व्यवहार होता है। हमारे बच्चे सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जब मैं इस समय बात कर रहा हूं तो लखनऊ में एक बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एक दलित छात्र धरने पर बैठा है, रोहित वेमुला की तरह। इस देश में जब किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के साथ रेप हो जाता है तो पूरा देश को गुस्सा नहीं आता है, नहीं आता उसको गुस्सा। इस देश में जब किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की हत्या होती है तो पूरे देश को गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि ये जातियों में बटा हुआ देश है। लेकिन सवाल है कि हमें जो मिला है वो संविधान की वजह से मिला है। आज संविधान है तो हम बोल पा रहे हैं। एक डर है लोगों के मन में, देर सवेर एफआईआर हो जाता है। जिस दिन ये भी खत्म हो गया हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है संविधान हमें दिमागी ताकत देता है। ये लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जा सकती है, ये लड़ाई विचारों से जीती जा सकती है, कलम से जीती जा सकती है। ये लड़ाई सिर्फ बोलने से जीती जा सकती है। आप सोचिए हमारे लोग, इस देश के जो शोषित वंचित लोग हैं, उनके लिए संविधान कितना जरूरी है। बाकी लोग के लिए हो नहीं हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई भी व्यवस्था रहेगी तो वो जी लेंगे, अच्छे से रह लेंगे। लेकिन इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बगैर संविधान के बेहतर जिंदगी नहीं जी सकता है। उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाएंगे। अपने ही घर में महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, सड़कों पर प्रताड़ित होंगी। आज जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है या जो बेहतर हो रहा है वो संविधान की वजह से। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, इस देश में जो लोग सड़क बनाता है उसके पास गाड़ी नहीं है, जो बिल्डिंगें बनाता है उसके पास घर नहीं है, जो खाना बनाता है वो खा नहीं सकता है। जबकि दुनिया भर में ऐसा नहीं है। दुनिया भर में मजदूर हैं,
सफाई कर्मचारी है लेकिन सबकी इज्जत है, सबके पास पैसा है। इस देश के 90% लोगों को सिर्फ सस्ता मजदूर समझा जाता है। इसके खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई संविधान से लड़ा जा सकता है, वोट की ताकत से। और ऐसे लोगों को सत्ता में लाना होगा जिनका मैनिफेस्टो संविधान है। और मैं तो शुक्रिया कहता हूं मायावती जी का। एक बीएसपी ऐसी पार्टी है जो कहती है कि मेरा मैनिफेस्टो ही संविधान है और हमारी सरकार आई तो संविधान लागू करेंगे। और उन्होंने किया। जब 5 साल उनकी सरकार थी यूपी में तो परिंदा पर नहीं मार सकता था। सबसे ज्यादा स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, बड़े बड़े पार्क बनवाए, पॉल्यूशन के खिलाफ काम किया। लेकिन तब के मीडिया ने उनको बदनाम किया। और सिर्फ मायावती जी नहीं, इस देश के जितने दलित पिछड़े नेता हैं, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, कम या ज्यादा ये लोग स्कूल अस्पताल बनाता है। आज भी मैं बिहार से हूं, नीतीश कुमार के रहते हुए स्कूल बंद नहीं हुआ है। तो हमें ऐसी सरकार चुननी है इस संविधान को मजबूत करने के लिए जो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और दवाई की बात करे, जो अंधविश्वास और कर्मकांड की बात ना करे। सोचिए आज देश हमारा कमजोर हो रहा है। क्यों? आज दुनिया में लड़ाई का तरीका बदल गया है। पहले लड़ाई होती थी तीर धनुष से, फिर लड़ाई होती थी तलवारों से, आज लड़ाई होती है फाइटर प्लेन से, मिसाइल से। रोबोट का जमाना है। हमारे यहां स्कूल कॉलेज बन नहीं रहे हैं, विज्ञान पर काम नहीं हो रहा है, हमारा देश कमजोर हो रहा है, हमारी सेना कमजोर हो रही है। और ये सब बात हम लोग की जिम्मेदारी है, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनको बोलना पड़ेगा, हम लोग को बोलना पड़ेगा। आप लोगों को पता नहीं, सोचते होंगे देखिए बदलाव तो होता है, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं 300 दिन घूमता हूं, स्थितियां बहुत खराब हो रही है। जिस तरह से हमारे वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, उसको चुराया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमें पता ही नहीं। हम वोट डालते हैं, उसके पास वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई कह सकता है भरोसे से? हम अपनी पार्टी को जिसको मन है उसको वोट देना चाहते हैं, लेकिन हम वोट मशीन में डाल रहे हैं, पता नहीं वो मशीन किसको वोट दे रहा है। उसके बाद तमाम चीजें सामने आ रही है। तो अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो इन सब चीजों को लिखिए, पढ़िए और बोलिए। और बहुजन समाज के लोग, उनको दिमागी रूप से कमजोर बनाया गया है। बुद्ध ने कहा है, जो दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष हुए, कि शब्द में शक्ति होती है। कोई लड़ाई हथियार से नहीं जीती गई आज तक। हर लड़ाई के बाद बातचीत से ही मामला का हल होता है। तो ये शब्दों से जीती जाएगी, कलम से जीती जाएगी। इसलिए जो हमारे जागरूक लोग हैं, उनको अपने लोगों को सचेत करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहां कोई अमर होने नहीं आया है। एक लाइन है किसी की कि हमने उनकी भी कब्रें देखी हैं जो इस डर से घरों से नहीं निकले कि हम मारे जाएंगे। कोई अमृत पी के नहीं आया है। 100, 50 साल, 60 साल, 90 साल जीना है। कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपको याद रखें। दुनिया की कोई बिल्डिंग हमेशा के लिए नहीं रहेगी, लेकिन बाबा साहब का नाम रहेगा, फूले पेरियार अंबेडकर का नाम रहेगा, कबीर रविदास का नाम रहेगा, और वो भी सम्मान से लिया जाएगा। कल आपने देखा अपने ही देश में बाबा साहब, मैं जब बोलता हूं ना तो मैं बाबा साहब से अलग नहीं जा पाता हूं, क्योंकि हम पैदा तो हो गए थे, मेरे माँ बाप ने पैदा तो कर दिया था, लेकिन बाबा साहब का संविधान न होता तो मैं स्कूल कॉलेज न पहुंच पाता, और मैं कहीं नाले में सफाई कर रहा होता या कहीं मजदूरी कर रहा होता। मेरे शरीर पर कोट पैंट नहीं होता। इसलिए मेरी पूरी जो मतलब मेरा जो पूरा जो शोल है, मेरी जो आत्मा है, मैं उनका कर्जदार हूं। इसलिए मैंने तय किया है कि मेरे पास जो भी है वो बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से और बहुजन महापुरुषों की वजह से है, और ये पूरी जिंदगी मैं उनके काम में लगाऊंगा।
और इससे क्या होगा, मैं आपको एक और बात कह रहा हूं, आप अपने आसपास सर्वे कर लीजिए। जो जितना पहले अंबेडकरवादी हुआ, संविधानवादी हुआ, बुद्धवादी हुआ, वो आज समाज में उतना ज्यादा अमीर और सम्मान से जी रहा है। ये रास्ता है बेहतर जिंदगी का। मैं जब अंबेडकरवादी हुआ तो आज मेरे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए खाना है, और मेरे माता पिता भी सम्मान से जिंदगी जी रहे हैं जो कल तक मजदूरी करते थे। तो जिस चीज से मेरा जीवन बदला है, मैं उसको लेकर क्यों नहीं गाऊंगा। तो मैं प्राउड फील करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी अगर कभी खत्म हो तो वो संविधान के लिए खत्म हो। मैं मारा जाऊं तो बाबा साहब का नाम लेते हुए मारा जाऊं। मुझे जेल जाना पड़े तो संविधान बचाने के लिए जेल जाना पड़े। कोई अमर होने नहीं आया है। आप क्या करके जाएंगे दुनिया वही याद रखेगा। इस दुनिया को बेहतर मुल्क बनाना है, इंसानियत जिंदा रहे, लोगों के आप काम आए, इससे बड़ी संतुष्टि वाला और कोई काम नहीं है। आप क्या खाएंगे, कितना हीरा मोती खाएंगे, क्या करें, क्या कहेंगे। ये बाबा साहब हमें यह भी बताते हैं, संविधान यह भी बताता है कि हमें आसपास लोगों की मदद करनी है, प्रकृति को बचाना है, नेचर को बचाना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ के जाना है। हमें गैर बराबरी भेदभाव को खत्म करना है, मुल्क को बेहतर करना है, दुनिया को बेहतर करना है। तो भारत का संविधान मानना, बाबा साहेब के विचारों को मानना, यह आपको बेहतर इंसान भी बनाता है। और जो बाबा साहेब को मानेगा ना, वो अपने कर्मचारी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, वो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा, सबको सम्मानजनक अधिकार देगा। यही तो भारत का संविधान कहता है। एक राजा ने, अजातशत्रु ने पूछा बुद्ध से, क्योंकि हम लोग उधर से आते हैं तो बहुत सारी कहानियां हैं, सच्चाई है, कहानी सच्चाई है। अजातशत्रु ने पूछा कि बुद्ध, मैं कैसे अच्छा राजा बन सकता हूं। तो बुद्ध ने कहा कि तुम जैसे अपने बच्चे के लिए सोचते हो राजा, उस पर अपने हर नागरिक के लिए वैसे ही सोचो। यही रास्ता है। सम्राट अशोक, जिन्होंने सिकंदर के देश में भी दवाइयां भिजवाई, सबसे ज्यादा नदी नाले बनवाए, जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए। आपको पता है भारत का संविधान बाबा साहब ने कहां से प्रेरित होकर बनाया है? सम्राट अशोक के विचारों से बनाया है। बाबा साहब ने अपना गुरु बुद्ध को माना है, कबीर को माना है और ज्योतिबा फुले साहब को माना है, और उन सब का प्रभाव संविधान में है। इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूं आपको। तो बाकी आप सब लोग समझदार हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग जो बैठे हुए हैं यहां, अपने लिए एक बार ताली बजाइए कि आप समाज के जागरूक लोग हैं और आपके कंधे पर जिम्मेदारी है इस देश को बचाने की, इंसानियत को बचाने की, मानवता को बचाने की। और आप सोचेंगे मैं क्या कर लूंगा। हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं कि आज कहीं से भी बैठ के अपने विचारों को देश के हर हिस्से में, दुनिया के हर हिस्से में पहुंचा सकते हैं। बताइए, मैं पहले टेलीविजन में नौकरी करता था, सोशल मीडिया आया, मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है, जो जागरूक है, जो सचेत है। वरना मैं कहां पैदा हुआ, आप कहां के लोग, हमारा क्या मिलना था। तो ये ताकत है विचारों में। इसलिए संवैधानिक दायरे में रहकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए और लिखिए, पढ़िए, बोलिए। ये बड़ा जरूरी है। नहीं तो आप सिर्फ इस तरह के बैठकों का हिस्सा बनेंगी और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाएंगे डर से, या लोग क्या कहेंगे, तो आपकी नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। ये लिख लीजिए। हो सकता है कि मैं पहले मारा जाऊं क्योंकि मैं रोज बोलता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई इज्जत से जीने की है। जलालत की जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है
क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज भी इस देश में जातिवाद है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जाति देखकर फैसले होते हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जाति देखकर लोगों के नंबर काटे जाते हैं? जाति देखकर एफआईआर नहीं होता है? पहले और ज्यादा था। तो बाबा साहेब लड़े। आप कल्पना कीजिए 1 मिनट के लिए कि अगर बाबा साहब ने नहीं लड़ा होता और ये संविधान नहीं दिया होता तो क्या आज हम बैठे होते? तो उनका कर्जा है ना हम लोगों पर, तो संविधान बचाना है ना। मैं इसलिए आपको आज की बात कह रहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हर काम जानता है। हमारा मतलब मेहनत का सारा काम हम ही लोग करते हैं। मतलब मजदूरी हम लोग करते हैं, फैक्ट्री हम लोग बनाते हैं, छत हम लोग बनाते हैं। हम लोग को सिर्फ एक काम नहीं आता है, जीभ चलाना, मुंह चलाना। हम लोग बोलने में शर्माते हैं, लजाते हैं, सकुचाते हैं। ये जिस दिन हम लोगों ने शुरू कर दिया ना, इस देश के 90% लोग जिस दिन बोलने लगे अपने अधिकारों के लिए, उस दिन जातिवादी, मनुवादी भी लाइन पर आ जाएंगे, सुधर जाएंगे। हम लोग नहीं बोल रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं है, इसीलिए हम लोग की दुर्दशा है। और जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ लड़ना, बोलना और संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना भिड़ना, ये हमारा अधिकार है और यही असली राष्ट्रवाद है। जो संविधान को नहीं मानता है, जो संविधान को नहीं इज्जत करता है, वो देशद्रोही है। क्योंकि भारत को एकजुट भारत, मजबूत भारत, भारत का संविधान बनाता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि जब मेरा हित और देश का हित सामने रहेगा तो मैं अपना हित छोड़ दूंगा और देश का हित चुनूंगा। आज इस देश का हर एक बहुजन समाज का आदमी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस देश को लूट कर बाहर नहीं भाग रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत का संविधान हम लोग के जीवन में जो भी बेहतर हुआ है वो भारत की संविधान की वजह से हुआ है। और संविधान सबके लिए रास्ते खोल रहा है। संविधान हमको वो अधिकार दे रहा है, नहीं तो राजाओं का दौर था, वो भी लोगों ने देखा है। सारी व्यवस्थाओं में लोकतंत्र सबसे बेहतर व्यवस्था है और लोकतंत्र में भी दुनिया भर में लोकतंत्र है, लेकिन भारत का जो संविधान है और उस संविधान में जिस लोकतंत्र की परिकल्पना की गई है, जिस दिन यह संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, उस दिन इस देश से गरीबी, भ्रष्टाचार, भेदभाव, छुआछूत, महिलाओं पर अत्याचार, जाति धर्म के नाम पर अत्याचार सब खत्म हो जाएगा। लिख लीजिए आप। जब संविधान अधूरे मन से लोग लागू कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तब तो इतना बेहतर हुआ है। जिस दिन संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, इस देश का हर बच्चा दुनिया में अपना नाम करेगा। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। शर्त इतनी है कि संविधान को पूरी तरह से लागू कर दीजिए। इसलिए आप सब लोग जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं। आपने मुझे इतना देर सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और संविधान है तो हम हैं, और जब तक हम रहेंगे इस संविधान को बचाएंगे, ये वादा करते हैं आपसे। तो और बहुत सारी बातें होंगी। आप लोग इतनी देर शाम तक रुके हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।